गुड इवनिंग MSM3। बच्चों, ये माइग्रेशन टॉपिक बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन फाइनली आज जाकर इंटरनेशनल माइग्रेशन डेमोग्राफी का पार्ट और आपके रीजनल इकोनॉमिक्स में जो माइग्रेशन है वो वाला मैंने शायद ये इसके 3 ऑडियो लेक्चर्स हो गए थे। तो जब भी आप माइग्रेशन करें तो रीजनल इकोनॉमिक्स को भी सामने रखें। और डेमोग्राफी में तो सिंपल सा है, इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो दोनों चीज़ें आप सामने रखेंगे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 22 पेजेस मैंने आपको पहले भेजे हैं और शायद 3 या 4 आज भेजे हैं। तो माइग्रेशन की समस्या तो हमने काफ़ी डिटेल में कर ली है और अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये जो समस्या है और उत्तराखंड के संदर्भ में भी है, हमारे देश के संदर्भ में भी है, इंटरनेशनल लेवल पर भी है, तो इसको कैसे ये दूर होगी आने वाला समय बताएगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन आज जो है हम अपना माइग्रेशन का जो अधूरा कार्य है उसको पूरा कर लेते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इंटरनल माइग्रेशन में जितना मैंने आपको मैटर दिया है वो सारा का सारा एप्लीकेबल होगा, सब उसमें आएगा। और इंटरनेशनल माइग्रेशन में आज मैंने जो आपको मैटर दिया है ये आ जाएगा। और मेरे ख्याल से काफ़ी है। इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब पहले जरा सी बात कर लेते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा समझने की बात ही नहीं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। किस पर्पस से? फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट। तो जब हम अपनी डोमेस्टिक बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं और दूसरे देश में जाते हैं, तो वो जो माइग्रेशन है, पलायन है, प्रवास है, वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन, प्रवास कहलाता है। और ये बात तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ग्लोबल फिनोमेना हो गया है, ये एक वैश्विक घटना है। और देखा जाए तो इसका जो स्कोप है, इसका जो क्षेत्र है, इसके साथ जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ जुड़ी हैं, आई मीन इट इज़ नॉट ईजी कि आपने अपना सामान उठाया और आप दूसरे देश में चले गए। तो इसके साथ जो इसका क्षेत्र है, इसके साथ जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसका इम्पैक्ट। ऐसा नहीं है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब जिस देश से जाते हैं वहाँ भी प्रभाव होता है, चाहे उतने बड़े स्तर पे नहीं होता है, और जिस देश में जाते हैं उस वहाँ पर भी इसका प्रभाव होता है। तो ये 3 बातें बहुत ध्यान देने की हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन में, दैट इट इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना एंड इट इज़ ग्रोइंग इन स्कोप, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इम्पैक्ट। यूनाइटेड नेशन ने सजेस्ट किया है कि जो डिग्री ऑफ परमानेंस है, आप हमारे उन यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय पलायन में जो परमानेंसी की बात आती है, स्थायित्व की मात्रा की बात आती है, तो अगर हमें उसको एक्सप्लेन करना हो तो 12 मंथ्स, दैट इज़ 12 महीने की अवधि को लेकर चलना पड़ेगा। दैट इज़ इट कैन बी ओनली मेजर्ड ओवर 12 मंथ पीरियड। तो अगर छोटे छोटे स्टेज है, माना आप जा रहे हैं 2 महीने के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल माइग्रेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। वो इंटरनेशनल माइग्रेशन नहीं कहलाएगा। एक बात मैंने यहाँ पर और लिखी है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। बात बिल्कुल सही है। ये सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मानव सभ्यता जितना पुराना है। देखिए, ये तो एक मानव की एक अंदर का एक जिसे कहना चाहिए बड़ी एक टेंडेंसी है कि कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पर वो ज़रूर चाहता है कि मैं इससे बेहतर कमाऊं, इससे बेहतर सुविधाएं मुझे मिलें। और बेहतर सुविधाएं जहाँ पर भी मिलेंगी उसको, गांव से वो शहर आता है। अगर हम अपने भारत की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो कोटद्वार से पौड़ी से वो देहरादून आता है, और बेहतर कुछ सोचता है तो देहरादून से दिल्ली जाना चाहता है, और दिल्ली से भी बेहतर सोचता है तो कहता है कि चलो भाई मैं ऐसा करता हूँ कि दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे सब एक ही, आई मीन दे ऑल कम इन वन कैटेगरी। तो वो कहता है कि क्यों ना मैं सिंगापुर हुआ हूँ, दुबई हुआ हूँ थोड़ा पैसा कमाने, या कहता है कि चलो भाई न्यूयॉर्क हुआ हूँ। तो ये दिस इज़ अ वेरी वेरी, इसीलिए कहा गया है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन।
और बहुत सारी कंट्रीज़ का मैंने नाम लिखा है, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, सिंगापुर, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जहाँ की अपनी जनसंख्या, कुल जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उसमें बहुत बड़ा हाथ बच्चों अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन का है, इंटरनेशनल माइग्रेशन का है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का है। आपको मैंने यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चों को लेटेस्ट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन दिया है, क्योंकि हिंदी के नोट्स बाद में बनते हैं, तो जो भी जिस कहना चाहिए जो भी कोई चेंजेस होते हैं वो एक तरह से उसमें समय अवश्य लगता है, लेकिन वो ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं, आई मीन एक फॉर्मेट के हिसाब से। तो लेटेस्ट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन अभी हम बात नहीं करेंगे। आप मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो ये कंक्लूजन में हम इसको कवर अप कर देंगे। अब हम बहुत जल्दी से, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि इंटरनेशनल माइग्रेशन, ऑलरेडी दिस इज़ द थर्ड ऑडियो लेक्चर ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन, कि मैं बहुत ज़्यादा आपका समय लूँ। इसमें हम 6 पॉइंट्स से डिस्कस करेंगे, क्या बड़े बड़े मोटे तौर पर क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई पीपल माइग्रेट फ्रॉम देयर कंट्री टू अनदर कंट्री, व्हाट आर द रीजंस। सबसे पहला, एस्केपिंग हार्डशिप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। बहुत आसान सी बात है, कठिनाई और संघर्ष से बचने हेतु। तो ये अगर आपको समझना है इंटरनेशनल माइग्रेशन, तो थोड़ी देर के लिए हम अपने उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्यों एक पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति, चमोली में रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं देहरादून आ जाऊं? तो भाई तय बात है कि चमोली है या और अंदर के जो गांव हैं, वहाँ की जो हार्डशिप्स हैं, वहाँ जो जीवन शैली है, जो कठिनाइयाँ हैं, जो संघर्ष हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो तय बात है बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ का जो कंफर्ट लेवल है वो उतना नहीं है, क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं हैं, उतनी अच्छी कनेक्टिविटीज़ नहीं है। तो वो क्या करना चाहता है, वो अपनी चमोली से देहरादून आना चाहता है, देहरादून से दिल्ली जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हम बात देहरादून चमोली की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत से बाहर जाने की। तो वही वाली बात है। अब आप ये देखिए, कई लोग कहते हैं अरे भाई यहाँ क्या है, ना तो बिजली समय से आती, ना पानी समय से आता, इतना ट्रैफिक जैम है, यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पर अगर कुछ हमको बिजनेस करना हो तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इतनी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाइयाँ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है, आई मीन एक जैसे कहना चाहिए चेन ऑफ बुराइयाँ लग जाती हैं। और आप तब सुनते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हम जो है, अरे भाई बाहर की लाइफ बहुत अच्छी है, वहाँ पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पर ये कष्ट नहीं है। तो वही वाली बात आती है कि हार्डशिप्स और कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए व्यक्ति जो है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाना चाहता है बेहतर जीवन प्राप्ति हेतु। हाँ, शायद ऊपर के पॉइंट में हम सिर्फ कठिनाइयों की बात करेंगे, सेकेंड वाले में जो मैंने ऑलरेडी बात कर दी, एक बेटर लाइफ के लिए। तय बात है कि इफ़ यू टॉक अबाउट अब्रॉड एंड फॉरेन कंट्रीज़, वहाँ की लिविंग, वहाँ की सुविधाएं, वहाँ की टेक्नोलॉजीज़, वहाँ का जो एक जीवन का स्तर है, मतलब मुझे लगता है शायद वहाँ एक वर्कर की भी जो लाइफ है थोड़ी सी हमारे लाइफ से तो कंफर्टेबल है ही। ऐसा नहीं कि वहाँ पर भी समस्याएं बढ़ रही हैं और वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि गरीबी नहीं है, लेकिन उस गरीबी के नेचर में और हमारी गरीबी के नेचर में फ़र्क है। तो जीवन प्राप्ति, अच्छी जीवन शैली हो, बेटर लिविंग कंडीशंस हों, तो उसके लिए व्यक्ति जो है इंटरनेशनली माइग्रेट करना चाहता है। एक कारण और है डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वातावरण जो है, अरे बच्चा मैंने आपको शायद एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, वो देखा नहीं, लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा कि बेटर लाइफ लेवल ऑफ हैप्पीनेस से इसको रिलेट किया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस की जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि जो लोगों ने माइग्रेट किया है तो उनका जो परसेंटेज चेंज हुआ है, जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, वो बहुत अधिक हुआ है। तो एक एग्जांपल दिया है कि यूएस में, जो हमारा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन कंट्री है फॉर माइग्रेंट्स, 18th वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में रैंक करता है। खैर इंडिया तो 133rd करता है। तो वही वाली बात आती है ना बच्चों, जैसे भूटान के लिए कहा जाता है कि वहाँ हैप्पी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको खुशी क्या देती है। भाई अगर 2 जने हैं और एक जना ये कहता है कि मुझे तो अपना देश छोड़कर जाने में कोई खुशी नहीं मिलेगी, चाहे वहाँ पर मुझे कितना भी सुख मिले,
और आपने कभी शायद पंकज उधास जी का एक गाना सुना होगा, बहुत पहले एक नाम पिक्चर आई थी संजय दत्त की, और उन्होंने बड़ा इमोशनल सा गाना गाया था कि चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, और उसमें बड़ी 2 लाइनें इमोशनल हैं। अगर आज मौका लगेगा तो यूट्यूब में जाकर सुन लीजिएगा कि तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने घर छुड़वाया, लौट के आ जा, अपने घर में भी है रोटी। तो वही वाली बात है कि जो इस गाने में बिलीव रखते हैं, जो इस गाने में विश्वास रखते हैं, तो वो कहेंगे कि बेटर लाइफ हो, हैप्पीनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं तो अपना देश छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। तो दिस इज ऑल, इट इज़ वेरी वेरी रिलेटिव बात है, कोई कैसा सोचता है, कोई कैसा सोचता है, लेकिन जनरली लोग बेटर लाइफ के लिए, हैप्पीनेस क्वोशंट के लिए जाना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यस एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर इंटरनेशनल माइग्रेशन में जरूर पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल उत्तराखंड का देती हूँ। अब आप ये देखिए केदारनाथ की ट्रेजिडी हुई, अभी जोशीमठ में वो जो ग्लेशियर वाली ट्रेजिडी हुई, तो कभी कभी इस तरह की जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, अर्थक्वेक का आना, फ्लड्स का आना, ड्रॉट, सूखा, क्लाइमेट चेंज, वायु क्या कि जलवायु परिवर्तन, साइक्लोन, ग्लोबल वार्मिंग एसेट्रा एसेट्रा के कारण लोग जो हैं अपनी जगह को छोड़ना चाहते हैं। और यही बात हमारे देश के साथ भी हो सकती है कि भाई कुछ लोगों को जैसे मौसम नहीं सूट करता है, कुछ लोग इस तरह की प्राकृतिक विपदाओं का सामना करने में भय करते हैं, तो सोचते हैं कि भाई व्हाई नॉट, मैं जो हूँ। अब जैसे जापान में जो लोग हैं वहाँ तो बहुत अर्थक्वेक आता है, तो जो अर्थक्वेक से घबराता है, डरता है, वो कहेगा चलो भाई इस देश को छोड़ो, दूसरे देश में जाओ। खैर आई मीन दीज आर जस्ट द रीजंस, आई मीन ये ऐसा नहीं कि यही मेन कारण है, दीज आर द रीजंस। इसके बाद बच्चों बात आती है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर 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 फैक्टर्स। आप अपने काम के लिए अपना बॉर्डर छोड़कर जाना चाहते हैं, और तय बात है कि यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल नहीं लिखा है, इतना डिटेल तो आप लिख ही लेंगे। या भी देखिए कि रोजगार प्राप्ति भी एक बहुत बड़ा कारण है, और हमारे देश में बच्चों बहुत बेरोजगारी है। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री इज राइजिंग डे बाय डे। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अदृश्य बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। ऐसे में लोग जो है अपने देश को छोड़कर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, आप देखिए कि बहुत सारे, आप देखिए कि वंस आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम चेन्नई टू बॉम्बे, तो मैंने देखा कि वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट भी थी, तो बहुत सारे लोग चेन्नई के दुबई काम करने जा रहे थे। हमारी नर्सेज हैं, हमारा बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो बाहर जाकर काम के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। बहुत सारे आपने शेफ्स सुना होगा, होटल इंडस्ट्री के कहाँ जाना चाहते हैं, दुबई में जाना चाहते हैं या किसी और देश में, बिकॉज सर्टनली दे विल बी अर्निंग बेटर देन आवर कंट्री। हमारे देश से डॉलर में उनकी आय होगी। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं। दुबई है, होटल इंडस्ट्री है, आपकी ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो वही हो गया, आपका ये मेडिकल, ये जो असिस्टेंट्स हैं, नर्सेज हैं, अब बहुत सारे लोग अपने देश को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। फिर बात आती है बच्चों, 5th पॉइंट पर आ गए हम, स्टडीज़ के लिए। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि चमोली से कोटद्वार, कोटद्वार से देहरादून, देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से आगे की बात आती है कि चलो भाई हम न्यूयॉर्क में पढ़ेंगे, हम बॉस्टन में पढ़ेंगे, हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो स्टडीज़ आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और मैंने एक आपको यहाँ पर डेटा दिया है कि कोविड-19 के बाद भी ओवर 91% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एक्सप्रेस्ड अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन स्टडिंग अब्रॉड। बहुत बाहर पढ़ना चाहते हैं कोविड सिचुएशंस के बाद, अगर उनको मौका मिलता है तो 91% अभी भी बाहर पढ़ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके पास अगर अमेरिकन डिग्री है, आई मीन देयर आर सर्टन आईवी कॉलेज, आईवी लीग के कॉलेजेस, अगर आपके पास वहाँ की डिग्री है तो फिर अब आप देखिए, जितने मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों, आईवी लीग के कॉलेजेस की अगर आपके पास डिग्री है ना, तो अगर आप इंडिया वापस आते हैं तो आपको नेट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा लेक्चरशिप के लिए। तो आप ये देखिए कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ तो मतलब पता नहीं कितने नंबर तक भी वहाँ पर स्टैंड ही नहीं करती हैं। तो बस वही वाली बात है कि फॉर हायर स्टडीज़ आज भी यूएसए है, यूएसए सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यूके भी आता है, आर बिग डेस्टिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू हायर स्टडीज़। फिर बात आती है बच्चों अदर कॉजेज में मैंने आपके लिए एक जनरल सा लिख दिया है। अदर कॉजेज में इकोनॉमिक रीजंस तो आ ही गए, बेटर जॉब्स, बेटर इनकम, केरला का मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया था, गल्फ कंट्रीज में जाना चाहते हैं। फिर सोशो कल्चरल फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। आप उन प्लेसेस पे जाना चाहते हैं जहाँ पर वातावरण, सामाजिक वातावरण अच्छा हो। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ सामाजिक वातावरण में बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए जो है महिलाओं को कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं है, जबकि आप बहुत
बहुत फ़र्क आ रहा है, लेकिन फिर भी गर्ल चाइल्ड और मेल चाइल्ड में बहुत फ़र्क माना जाता है। डाउरी सिस्टम है, क्या आप सोच सकते हैं कि आप अमेरिका में जाएंगे वहाँ कोई डाउरी लेगा? समझ रहे ना आप? तो ये सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे सोशल ट्रेडिशंस हैं, सोशल हमारी ऐसी रुकावटें हैं जिसके कारण एक आदमी सोचता है, एक फैमिली, एक परिवार सोचता है कि मैं यहाँ क्यों रहूँ, यहाँ तो लड़का लड़की में भेद किया जाता है, यहाँ तो विमेन को काम करने नहीं दिया जाता है, यहाँ तो गर्ल्स सेफ नहीं है। आई मीन ये सब सामाजिक फैक्टर्स आ जाएंगे। इकोनॉमिक कंडीशंस तो आपको पता ही चल गया है कि भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि फिर वही वाली बात है कि बहुत सारे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब बहुत सारी ऐसी सामाजिक क्या कहेंगे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में, सामाजिक बाधाएं तो नहीं कहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स में आई थिंक सो मैंने शायद ये लिख रखा है व्याकुलता, नहीं तो एजिटेशन होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स माने इस तरह की लड़ाई, टकराव इज द राइट वर्ड। तो अब आप ये देखिए, अपनी जॉब छूटने का डर है, स्ट्राइक्स हैं, एजिटेशंस हैं, आंदोलन हैं, राइट्स हैं, तो फिर कोई क्यों रहना चाहेगा ऐसे में? समझ रहे? देखिए, जहाँ देशभक्ति की बात आती है तो वो तो सर्वोपरि है, वो तो उसके आगे तो आप सोने का घर भी दे दे तो वो आदमी अगर नहीं छोड़ना चाहेगा तो नहीं जाएगा। लेकिन मॉडर्न जनरेशन है, नए बच्चे हैं, दे वांट बेटर लाइफ, तो वही वाली बात है कि ये भी कारण बन जाता है। इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, सोशल रीजंस भी हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर पॉलिटिकली पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं है तो अपनी कंट्री को छोड़ना चाहते हैं। अब गल्फ वॉर है, खाड़ी का युद्ध है, तो बहुत सारे आफ्टर गल्फ वॉर हमारी जो इंडियन कम्युनिटी इराक में थी वो बहुत कम मतलब काफ़ी मात्रा में कम हो गई। तो ये कहना, इसको आप इमोशंस के तौर पे देखें तो एक कवि जो है वो तो कहेगा कि मेरी, वो जो बॉम्बे में वो बॉम्बे की बॉलीवुड फिल्म का गाना है, वो कहेगा मैं तेरी मिट्टी में मिल जावा, और वो वाली बात अपनी जगह है। लेकिन अगर हम एक मॉडर्न जनरेशन का आउटलुक देखेंगे, अब दोनों जगह अपनी बात सही। देखिए, सही तो बात यही है कि अगर हम अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकें, हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। अगर हमारी सरकार आत्मनिर्भर कार्यक्रम बना रही है तो इसीलिए तो बना रही है कि हम देश में रहकर वही जो वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसीलिए तो कर रहे हैं कि ताकि हमारे देश से जो पलायन हो रहा है, और पलायन में तो आगे एक और इशू आता है, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि जब हमारी बुद्धिजीवी यहाँ से चले जाते हैं तो फिर लॉस तो हमारे देश का है ही। लेकिन अब हम यहाँ पर तो आई एम टीचिंग यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचिंग कि भाई व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये इशू हम बात नहीं कर रहे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मतलब समझ रहे ना आप? अच्छा तो 100% यही है कि हम अपने देश में कंट्रीब्यूट करें। हम एक ह्यूमन कैपिटल, मानव एक पूंजी है, और वो जो पूंजी अपने देश को छोड़कर जाती है तो देश का तो नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल दूसरे तरह से बात कर रहे हैं कि भाई रीजंस क्या है। तो आपने रीजंस देख लिए, और रीजंस के बाद अब आपका जो आएगा कंक्लूजन आएगा कि जो मैंने आपके लिए पहले लिख दिया था। तो कंक्लूजन में हम यही बात करेंगे कि जो हमारा कोरोना वायरस, जो हमारा पैंडेमिक है, उसने ग्लोबल माइग्रेशन को रिड्यूस करा है। 30% जो है प्रतिशत वो कम हुआ है। और आप ये देखिए कि 2 मिलियन फ्यूअर पीपल देन प्रिडिक्टेड, जो माइग्रेटिंग बिटवीन 2019 और 20 में जो प्रिडिक्ट हुआ था उससे आपके 2 मिलियन कम लोग जो हैं माइग्रेट करे हैं। ये जनवरी 16 2021 का डेटा है। इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास रिपोर्ट 2020 कहती है कि 2/3 ऑफ रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स लिव्ड इन जस्ट 20 कंट्रीज। हमारे जो 2/3 माइग्रेंट्स हैं टोटल माइग्रेंट्स में से, वो 20 कंट्रीज में सबसे सर्वाधिक रह रहे हैं, जिसमें यूएस जो है इट टॉप्स द लिस्ट। सबसे ज्यादा यूएस में है। कितने? 51 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेशंस इन 2020। आई मीन 51 मिलियन बहुत बड़ा एक संख्या है। और यूएई, यूएस, सऊदी अरेबिया होस्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। भारत से जाने वाले सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स जो हैं, प्रवासी जो हैं, वो किस देश में हैं? यूएई में है, यूएस में है, सऊदी अरेबिया में है। और ये एक तरह का डेटा है। लेकिन आप ये देखिए कि अच्छा, फिर मैंने एक स्टार बनाकर नीचे भी लिखा है। और ये तो हमने बताया कि इंडिया से बाहर कितने सारे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इंडिया से बाहर यूएई में जा रहे हैं, यूएस में जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं। लेकिन इंडिया हैज द लार्जेस्ट डायस्पोरा का मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर कंट्री। अपने देश से जब दूसरे देश में जाते हैं उसको हम डायस्पोरा कहते हैं। इंडिया हैज द लार्जेस्ट प्रवासी जनसंख्या है वर्ल्ड में, विद 18 मिलियन पीपल फ्रॉम कंट्री लिविंग आउटसाइड देयर होम लैंड इन 2020। भारत से
बाहर रहने वाले जो हमारे लोग हैं, हमारे जो देशवासी हैं, वो 20 देशों में, उनमें से सबसे अधिक यूएस में। ये तो आपको बात पता है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। हमारे देश से बाहर जाने वाले देशों में सबसे ज़्यादा जो हमारे इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं वो यूएस में हैं, और उनकी संख्या मैंने 51 मिलियन बताई। लेकिन भारत सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या भारत की सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या है 18 मिलियन, जो अपने देश को छोड़कर बाहर रह रही है। ये जनवरी 15 2021 का डेटा मैंने आपको बताया है। तो आप ये समझिए कि 18 मिलियन पीपल, 18 इंडिया हैज लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन। डायस्पोरा मैंने बता दिया ना, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर कंट्री। तो इंडिया हैज लार्जेस्ट माइग्रेंट्स या पॉपुलेशन, माइग्रेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कितनी? 18 मिलियन पीपल फ्रॉम आवर कंट्री लिविंग आउटसाइड देयर होमलैंड इन 2020, दैट इज 2021 का ये डेटा है। तो 18 मिलियन बच्चों कोई कम संख्या नहीं होती है, बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का जो टॉपिक है, फाइनली आज जाकर थर्ड ऑडियो लेक्चर में जाकर समाप्त हो गया है। और अब आपको मैंने शुरू में बता ही दिया था कि आप किस तरह से इसकी पढ़ाई करेंगे, किस तरह से तीनों लेक्चर्स को एक बार सुन लेंगे, तो एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है, इंटरनल माइग्रेशन क्या है। और अगर मुझे मौका लगता है, मैं वादा नहीं करती, अगर मौका लगता है तो मैं एक चार्ट बना दूंगी आपके लिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड इंटरनल माइग्रेशन। देखती हूँ, आई कैन नॉट प्रॉमिस। बड़ी मुश्किल से आप ये देखिए, इंटरनेशनल माइग्रेशन, आई मीन माइग्रेशन एज अ होल टॉपिक अब जाकर ख़त्म हुआ है। और अब मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करती हूँ। आगे के नोट्स मुझे विभूति ने बताया था कि क्या क्या रीजनल में नहीं है, तो अभी शायद एक टॉपिक बचा है, मैं उसको दे देती हूँ और फिर मुझे लगता है रीजनल ख़त्म हो जाएगा। अब मेरा सारा फोकस डेमोग्राफी के ऊपर ही रहेगा। लेबर में अभी मैं मैसेज डाल दूंगी आपके लिए, बस आपसे बस इतनी गुजारिश है कि थोड़ा सा चलते फिरते इसको सुन लीजिए। एक बार आप सुनेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं, 18 मिलियन है या अमेरिका में 51 मिलियन है, तो ये तो बातें आपको सुनकर याद रखनी ही पड़ेंगी। सो विद दिस नोट आई एंड माई दिस लेक्चर and take care. God bless you.